इस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। तो वो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इंसान हैं जो थोड़ा खतरनाक समझे जाते हैं। अच्छा मैं अच्छा। समझता हूँ कि वो खतरनाक आदमी है कि ये अटैक करने की कोशिश करेंगे जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था, क्योंकि फील्ड मार्शल मतलब 5 स्टार आर्मी ऑफिसर बन जाने के बाद में अब हम उनको कोई छेड़ नहीं सकता है। वो बिल्कुल अद्भुत है और तो उनको हमको सहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा हैं, यूनिफॉर्म में हैं। और सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, ये आगे भी उनको सहना पड़ेगा क्योंकि वो तो रिटायर होंगे नहीं। जी जी जी। फील्ड मार्शल दे डोंट रिटायर। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी अपने झगड़े हैं उनको बातचीत से हम रिजॉल्व करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक वगैरह ऐसी चीजें नहीं करेंगे हरकत। तो वी हैव टू रिमेन अलर्ट एंड उसके बारे में जो है जितने भी हमको अलर्ट और उस चीज को हमेशा देखना पड़ेगा कि कैसे हरकत करते हैं आगे। हर एक देश की रेड लाइंस होती हैं, पाकिस्तान ने भी अपनी रेड लाइंस बना के रखी हुई हैं। तो अगर हम कभी उनकी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो खतरा जी। बढ़ जाता है। लेकिन अस्सी मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जो जहरीली बयानबाजी करते हैं, आक्रमण बयानबाजी कर रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर वैसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है? इसी बात पर बात करने के हमारे साथ बेहद खास मेहमान है फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी जनरल वेद मलिक सर। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी वेलकम सर। पाकिस्तान एक बजरी का ट्रक है, भारत एक मर्सिडीज बेंज है, चमचमाती कार है, फिर न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं, अलग अलग तरह का थ्रेट दे रहे हैं। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? एज ए आर्मी अधिकारी रह चुके हैं आप, कैसे देख रहे हैं सर? इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर आजकल ज्यादा बोल रहे हैं। जी मैं उनको देखता हूँ एक रेडिकलाइज्ड मौलवी जो आर्मी की यूनिफॉर्म में है। जी उनको कुरान शरीफ बिल्कुल याद रहती है और एंटी हिंदू आपने बताया जैसे, जी तो वो है, एंटी इंडियन है। अ, इस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। जी जितने भी मैंने पहले भी देखे हैं, तो सिवाय डिक्टेटर्स के जब बाकी चीफ देखता हूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जी पूरा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब तकरीबन उन्हीं के कहने पे नाचती है, इफ आई जी कैन यूज दैट वर्ड। और साथ में उनको मैं देखता हूँ कि बड़े एम्बिशियस हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इंसान हैं जो थोड़ा खतरनाक समझे जाते हैं। अच्छा मैं अच्छा। समझता हूँ कि वो खतरनाक आदमी है। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये अटैक करने की कोशिश करेंगे जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था, क्योंकि ये भी देखना है कि उनके जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के, वो भी आजकल लाइव है और जी वहां पर भी खतरा बना हुआ है। तो उसको देखकर मैं समझता हूँ। सर, आपने इस्लामिक सोच की बात की है, जो जिहादी सोच ये अक्सर अपने बयानबाजी में करते भी रहते हैं, जिहाद जिहाद जिहाद। इस सोच को फिर कैसे काउंटर किया जाए? क्योंकि सर, ये पाकिस्तान के साथ झगड़े में आप तो बहुत भूमिका निभा चुके हैं। हमेशा सोच, विचारधारा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सोच को कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, जिस तरीके से वो इस्लाम को देखते हैं और जिस तरीके से हमारे भारतीय मुसलमान लोग इस्लाम को देखते हैं, उसमें बहुत फर्क है। जी हमारे यहाँ भी शायद इक्के दुक्के हैं, रेडिकलाइज्ड लोग भी हैं, जैसे आपने पीछे देखा रेड फोर्ट के मामले में भी वहां पर हुआ था। जी लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारे मुसलमान हैं वो लोग मॉडरेट, मैं उनको कह सकता हूँ। और दूसरा, हमारी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो अभी यंग मुसलमान हमारे देश के वासी हैं उनको एजुकेशन ऐसी पढ़ाई जाए ताकि वो लोग भी मॉडरेट मुसलमान रह सके। जी सर, अस्सी मुनीर जब से सीडीएफ बने हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया है। उसे आगे जाकर के बढ़ाया भी जा सकता है। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है जनरलों को एक्सटेंशन देना। कमर जावेद बाजवा को भी मिला था और अभी जाकर के अस्सी मुनीर को मिला है। यानी कम से कम 2030 तक तो ये रहेंगे ही रहेंगे, 5 साल के लिए।
उसके बाद बढ़ करके हो सकता है 5 साल का एक्सटेंशन और मिले, जो भी वहाँ पॉलिटिकल हालात बनते हैं, यानी 2035 तक भी हो सकता है। यानी कम से कम 5 से 10 साल तक हमें आसिम मुनीर को झेलना होगा। ये किस तरह की चुनौती है सर? देखिए, आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है, जी, और फील्ड मार्शल मतलब 5 स्टार आर्मी ऑफिसर बन जाने के बाद में अब हम उनको कोई छेड़ नहीं सकता है जी, पाकिस्तान के अंदर। तो जो ताकत उन्होंने अपनी हासिल की है पाकिस्तान के अंदर आफ्टर 27th अमेंडमेंट टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल अद्भुत है। और तो उनको हमको सहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा हैं, यूनिफॉर्म में हैं। और सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, ये आगे भी उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिटायर होंगे नहीं। जी, जी, जी। फील्ड मार्शल दे डोंट रिटायर। इस और फिर जिस तरीके से उन्होंने बाकी अथॉरिटीज ले ली हैं, अभी आप उनके ऊपर दे ही कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ एनीथिंग इन द कोर्ट्स। जी, कोर्ट से बिल्कुल बाहर सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकता है। जी, को हटाने के लिए पाकिस्तान की जो असेंबली है उनको 2/3 वोट चाहिए उनको हटाने के लिए, जो वो कभी भी नहीं हासिल होंगे। जी, तो जो उनको अभी रोबा मिला हुआ है, जो उनको अथॉरिटी मिली हुई है, जो उनको रुतबा मिला हुआ है, तो वो तो उनके साथ में रहेगा। और वो उनको हमें उसके ऊपर उसको झेलना ही पड़ेगा। जब हम दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, तो दोनों को ने ये समझा कि अब इसको खतरे को, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कंट्रोल रखने की जरूरत है, और आपस में हमको संबंध जो है वो ठीक करने। और उसी वजह से हम लोग हमारे प्रधानमंत्री वहां पर लाहौर गए, और वहां पर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। जी, और लाहौर डिक्लेरेशन जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी अपने झगड़े हैं उनको बातचीत से हम रिजॉल्व करेंगे, और एक दूसरे के ऊपर अटैक वगैरह ऐसी चीजें नहीं करेंगे, हरकत। लेकिन ये जो चीज थी, ये पाकिस्तान आर्मी को, उस वक्त उनके चीफ थे परवेज मुशर्रफ, जनरल जी, परवेज मुशर्रफ, उनको पसंद नहीं थी, जी, और वो नहीं चाहते थे ऐसी ऐसी चीज आगे बढ़े। तो फर्क ये है कि उस समय हम लोग बात करते थे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ में, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ में, ज्यादा बातचीत उनकी आर्मी के साथ में नहीं थी। उनका ये मानना था शायद कि इसके बाद में, कुछ समय के बाद में, जब ट्रैफिक दोनों तरफ से हो जाएगा, ट्रेड वगैरह का हो जाएगा, तो शायद लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी हमारी लीडरशिप के अंदर, और मैं उसमें आर्मी की तरफ से कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। जी, जिस तरीके से हमने परवेज मुशर्रफ को देखा था, जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था अपना काम, तो हम लोगों को ज्यादातर जो लोग थे, हम वी डिड नॉट ट्रस्ट हिम, जी, and that was the main reason why we did not agree to what he was trying to और पाकिस्तान आर्मी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब हम उनकी हरकतें देखते हैं, जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, हम दोनों आजाद हुए हैं, तब से लेकर अभी तक जो भी उनकी हरकतें देखा जाए, तो वो एंटी इंडियन रही हैं। और ट्रस्ट जब नहीं है, तो आप किसी के साथ में जब आपका ट्रस्ट नहीं है, तो आप कैसे आगे सुलह कर सकते हैं। जी, और वो लोग और इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान आर्मी का ही इस वक्त रूल है। बिल्कुल सर। सर, आसिम मुनीर अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है पाकिस्तान, उसके भी प्रमुख हैं, यानी परमाणु जो हथियार है उसके पूरी तरह से कर्ता धर्ता मालिक बन चुके हैं। आप इस थ्रेट को कैसे देख रहे हैं, और उनकी धमकियों से जोड़ते हुए जो वो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं डायरेक्ट, इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? ये चीज थोड़ा और खतरा बन गई है। आसिम मुनीर जो अभी 27th अमेंडमेंट उन्होंने की है, उसके अंदर उन्होंने ये किया गया है कि जो भी उनके स्ट्रेटेजिक वेपन्स के अथॉरिटी है, जो उनका कमांड है, तो उसके ऊपर सिर्फ आर्मी का ही आदमी जो है वो हेड करेगा। बिल्कुल सर जी। और वो हेड जो है बनेगा तब जब
आसिम मुनीर उसको रिकमेंड करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे। इसका मतलब है कि कोई और आर्मी के अलावा कोई और आ नहीं सकता वहां पर उस अथॉरिटी के अंदर। तो इसका मतलब यही हुआ कि पूरा का पूरा कंट्रोल इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है जी। पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी का। और जब रेडिकलाइज आदमी ऐसे और थोड़े इरेशनल से आदमी जो हों और एंटी इंडियन उनकी इतनी एटीट्यूड हो, तो उसके ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेन अलर्ट एंड उसके बारे में जो है जितनी भी हमको अलर्ट और उस चीज को हमेशा देखना पड़ेगा कि कैसे हरकत करते हैं आगे। हर एक देश की रेड लाइंस होती हैं, पाकिस्तान ने भी अपनी रेड लाइंस बना के रखी हुई हैं। तो अगर हम कभी उनकी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो खतरा बढ़ जाता है।